नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, इसके ऊपर कई अभी डिबेट जो है वो छिड़ी हुई हैं। खास तौर पर ममता बनर्जी ने जब इस पॉइंट को छेड़ा और यह कहा कि मैं अपने राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर यूबीआई को लॉन्च करने वाली हूं, और उसके बाद में कई सारी बहस जो है वो छिड़ गई है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूबीआई वाकई में सही है या गलत है, या हमको और इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। हम लोग इन टॉपिक्स पर आज बात करने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि इसमें एक पॉइंट जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग कह रहे हैं यूबीआई। यूबीआई मतलब यूनिवर्सल, पहला ही जो इसके अंदर एक जो है वर्ड जुड़ा हुआ है जिसका नाम है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल का मीन्स ये है कि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होगी, कोई भी इसमें कंडीशन जो है वो हम लोग रखेंगे नहीं। बिना किसी कंडीशन के सभी को यूनिवर्सली एक बेसिक इनकम जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। वो कुछ भी हो सकता है, टोटली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट कि आखिरकार उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ वो क्या अलाउ करती है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोड यूज करना है आप लोगों को प्रहार, जिससे आप लोगों को 70% फ्लैट और 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। बेहतरीन एजुकेटर्स जो हैं, जो कि ऑलरेडी कई एग्जाम्स में सेलेक्ट हैं, वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। डाउट सेशन जो है वो आप लोगों के लिए रखे गए हैं। देखिए, यूनिवर्सल के अंदर ये जो वर्ड है, इसका मीन्स आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। अनकंडीशनली गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इकोनॉमिक जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें फिर है बेसिक। बेसिक मतलब जो आपके बेसिक नीड्स हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट जब बाहर रहता है तो वो कमरा किराए पर लेता है, मेस का उसका खर्चा होता है। तो अगर हम लोग बेसिक तौर पर माने तो 3 से 4 हजार के अंदर वो एक बेसिक इनकम पर क्या कर सकता है, गुजारा कर सकता है। तो बेसिकली अभी इंडिया के सीईए जो हैं, हम लोग जो हैं अभी, कौन है, वी अनंता नागेश्वरन है। इन्होंने रिसेंटली ये कहा है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, इन्होंने कहा है कि भारत को भी जरूरत ही नहीं है कि भारत के अंदर यूनिवर्सल बेसिक स्कीम जो है उसको लागू किया जाए, क्योंकि भारत को अभी इस पर और रिसर्च करने की जरूरत है। वेट एंड वॉच की कंडीशन है कि भारत दूसरे देशों में देखे कि वहां पर यह स्कीम अगर लागू की गई है तो क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। तो भारत अभी रिसर्च के अंदर इसमें लगा रहे। कुछ समय बाद जो है वो हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन पहले यह देखिए कि व्हाट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये होती क्या है। तो आप बेसिक इनकम इज रेगुलर, सबसे पहली बात है कि रेगुलर रहेगी। पीरियोडिक कैश पेमेंट्स डिलीवर्ड, ठीक है, और खास तौर पर है अनकंडीशनली, कोई कंडीशन उसमें नहीं रहेगी, टू ऑल सिटीजन्स ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क और विलिंगनेस टू वर्क। मतलब कोई भी उससे हम लोग काम नहीं करवाएंगे और बिना काम करवाएं उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी टूवर्ड टू इनकम। तो विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क, उसको एक कैश पेमेंट जो है वो दिया जाता है। आप लोग कहेंगे कि सर हमारे पास में पहले तो डीबीटी है ना, डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफर, ये ऑलरेडी लागू है। देखिए, डीबीटी जो है वो बेसिकली हम लोग कहेंगे कि लोअर इनकम जो क्लास है उसके लिए लागू होती है, ठीक है। तो डीबीटी को हम लोग यूनिवर्सल नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर क्लास को जो है वो फंड प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सली सबको प्रोवाइड नहीं होता है। फिर देखिए, यूबीआई के 3 कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट है यूनिवर्सली, ठीक है, यानी कि सभी जो है सिटीजन इसमें इंक्लूड होंगे, कोई कंडीशन इसमें नहीं होगी। अनकंडीशनली ये होगा, चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, सबके लिए होगा। और इसके लिए एक एजेंसी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश ट्रांसफर टू द रेस्पेक्ट नॉट डिक्टेट, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट चॉइस। बेसिकली इसमें क्या है, ये 3 कंडीशन जो आप लोग देख रहे हैं, ये इसके 3 कंपोनेंट है। इसी के बेसिस पर यूबीआई जो है इसको अप्लाई करने की बात कही जाती है। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जिसने ये अनाउंस किया था 2019 के अंदर कि हम जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, ये जो यूबीआई है इसको लागू करेंगे। तो एम टू इंप्लीमेंट द स्कीम बाय 2022 से जो है हम लोग इसको लागू करेंगे। और अपने मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया था, लेकिन अभी तक जो है वो लागू नहीं हुई है, क्योंकि सिक्किम जो है वो भी अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में आ चुका है कि हमको अभी और रिसर्च इस पर करने की जरूरत है। हम लोग अपने टॉपिक पर आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके यानी कि पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क जो है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे फेवर में है, देखिए जब किसी व्यक्ति को एक बेसिक इनकम मिलती है तो बेसिक इनकम मिलने के बाद वो अपनी
बेसिक जो नीड्स हैं उनको पूरी कर पाता है। खास तौर पर गरीबी जो है वो एक हद तक कम हो जाती है। अगर हम लोग पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी जो है उसमें रिडक्शन होगा। इंसान के पास में कई चॉइसेस बढ़ जाएंगी। जब उसके पास में बेसिक इनकम होगी तो वो किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के अंदर वो चॉइस जो है वो दिखाने लगेगा। मतलब ये भी है कि उसकी परचेजिंग पावर जो है वो भी बढ़ने लगेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्रीज के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो है ज्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उसके लिए लेबर भी ज्यादा चाहिए और वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इसके बाद में है बेटर टारगेटिंग ऑफ पुअर, यानी कि बेसिकली जो पुअर क्लास है उसको अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है कि इंश्योरेंस अगेंस्ट जो है शॉक्स, दिस इनकम फ्लोर विल प्रोवाइड ए सेफ्टी नेट अगेंस्ट द हेल्थ। मतलब किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कि हेल्थ इश्यूज हैं तो इस बेसिक इनकम के सहारे वो कुछ हद तक अपने हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है। अगर हम लोग इसके अगेंस्ट में देखें तो बेसिकली ये है कि कुछ लोग जो हैं वो इस एडिशनल इनकम को कुछ वेस्टफुल एक्टिविटीज जो है उसके अंदर खर्च करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिसकी जरूरत नहीं है वो इस पैसे को अनर्गल किसी दूसरी चीजों पर खर्च करेगा। दूसरी बात है कि मोरल हजार्ड। बेसिकली क्या है कि एक इंसान का जो मॉरल होता है कि हम लोग किसी पैसे को कमाएं और फिर यूज लें, इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी मॉरलिटी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वो कभी भी कमाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर 100 लोग पैसे को कमा रहे हैं तो उनमें से 10 लोग ऐसे हो जाए जिनको लगे कि ठीक है हम लोग यूबीआई पर ही डिपेंड रहते हैं। और आप सोच के देखिए कि यूबीआई एक बार स्टार्ट हो गया और बीच में अगर बंद होता है और जो लोग इस पे डिपेंड हो जाते हैं उनकी हालत जो है वो इसमें खराब हो सकती है। फिर इसके बाद में ये है कि जेंडर डिस्पैरिटी इंड्यूस्ड बाय कैश, यानी कि इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो जेंडर है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है और डिवाइडेशन जो है वो भी इसमें इफेक्ट जो है हो सकता है। इंप्लीमेंटेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि बैंकिंग जो सर्विसेज हैं वो इससे इफेक्ट हो। और भी इसके जो है वो इसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि पक्ष में क्या है कि फाइनेंशियल एक इंक्लूजन उसको मिलेगा, यानी कि हम लोग कहते हैं वित्तीय समावेशन। तमाम लोगों को हम लोग बेसिक इनकम के थ्रू इस चीज के अंदर, यानी कि इस कह सकते हैं कि हम लोग मेन स्ट्रीम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं ताकि उनकी बेसिक जरूरतें पूरी हो सके। साइकोलॉजिकली उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। मतलब वो दिमागी तौर पर हर चीज को सोच पाएंगे, समझ पाएंगे जब उनके पास में बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो उनकी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डेली बेसिस पर उनकी जो लिविंग कॉस्ट है वो उसको बियर कर पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो इसमें काफी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो काफी हद तक खुद से जो है वो काम करने लगेंगे। लेकिन अगेंस्ट में जो है वो इसके ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर अभी इस पर और रिसर्च होना बाकी है। जब तक रिसर्च नहीं हो जाता तब तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है हमारे लिए। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जो एलीट क्लास है या अपर क्लास है इसको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इनको मनी देंगे तो इनके लिए टोटली वेस्ट है, वो जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इनको दिया जाएगा तो वो एक्चुअल में एक डेट जो है वो क्रिएट करेगा। फाइनेंशियली डेट जो है जिसको हम लोग कहते हैं कर्ज, वो ही क्रिएट करेगा। जबकि यहां से पैसा जो है वो बेसिकली इनको जो है प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा, ये एलीट क्लास और अपर क्लास जो है वो बेसिकली एक टैक्स जो है वो भी तो देते हैं, टैक्स जो है वो देते हैं। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि इनको जो यूबीआई का बेनिफिट दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं टैक्स से वापस रिटर्न भी तो आ रहा है। तो इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। ठीक है, लेकिन जो फायदा होगा वो बेसिकली जो लोअर इनकम क्लास है उनको फायदा होने वाला है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है उन्होंने रिसेंटली फील किया है कि यूबीआई इज नॉट नीडेड, यानी कि भारत के अंदर यूबीआई जो है उसकी जरूरत नहीं है। हमारे देश के अंदर ऐसे किसी भी एजेंडे की जो है वो अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ चैलेंजेस जो हैं वो होने वाले हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस रिगार्डिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूबीआई इन इंडिया। आखिरकार भारत देश के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस होने वाले हैं। हमारे पास में लार्ज डेमोग्राफी है। हमारी जनसंख्या, आप लोग को पता है कि 2023 के अंदर भारत की जनसंख्या चाइना को भी सरपास कर चुकी है। और रिसेंटली ये भी रिपोर्ट में आया है कि 2027 तक भारत जो है वो इतनी ज्यादा जनसंख्या खड़ी कर देगा कि फिर संसाधन जो है, रिसोर्सेज, वो इसकी कमी हो सकती है। दूसरा देखिए कि ज्योग्राफिकल जो हमारे पास में चैलेंजेस हैं, क्योंकि कई पहाड़ी क्षेत्र हैं। ठीक है, कई ऐसे कहते हैं कि हम लोग जैसे आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर इस स्कीम को पहुंचाना वो हमारे लिए एक बड़ा टास्क जो है वो बन जाएगा। इससे क्या होगा कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा। मोरल चैलेंजेस इसमें आएंगे, क्योंकि करप्शन वैसे ही देश में ज्यादा है, ऊपर से ये और हमारे पास में आ जाएगा, इसको भी कंट्रोल करना जरूरी होगा। ठीक है, फिर देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ चैलेंजेस। इंसान जो है जब उसकी लाइफ में
चैलेंजेस आएंगे वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और हो सकता है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भी इस चीज को जो है एक चैलेंज के तौर पे ले, हो सकता है कि उस चैलेंज को वो पास ही ना कर पाए। ये भी एक हमारे पास में जो है वो एक इसके क्या है चैलेंजेस हैं। बैंकिंग चैलेंजेस होंगे क्योंकि हमारे बैंक्स के ऊपर वैसे ही इकोनॉमिक जो है बर्डन काफी क्रिएट हो चुका है, और ऊपर से यूबीआई जो है वो भी हमारे लिए यानी कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अलग से एक बर्डन जो है वो भी क्रिएट करेगा। फिर है फेडरल चैलेंजेस, मतलब सेंटर स्टेट नेगोशिएशंस, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर सेंट्रल स्टेट की लड़ाई जो है वो एक सास बहू की लड़ाई है जो कि भी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारे यहां पर क्या है कि बहुदलीय सरकारें हैं, बहुत सारे दल जो हैं, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, जैसे केंद्र के अंदर बीजेपी है और कई स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो हमेशा सेंटर और स्टेट को लेकर कई खींचतान जो है वो चली आती है। बहुत सारे देश इसमें ऐसे हैं जिन्होंने यूबीआई को ऑलरेडी लागू किया है। सबसे पहला मैं देश लेना चाहूंगा फिनलैंड, जिसने इस स्कीम को जो है वहां पर लागू किया। अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन फिनलैंड ने यह कहा कि जब से हमने यूबीआई को वहां पर लॉन्च किया है हमारा हैप्पीनेस जो है वो थोड़ा सा और बढ़ चुका है, क्योंकि वहां के एक यूथ को, वहां के जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है अगर वो किसी भी रिसर्च वर्क में जाता है तो सबसे पहले वो क्या सोचता है कि यार मेरी बेसिक नीड कंप्लीट हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो फिनलैंड ने यह कहा कि कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं उनकी हैप्पीनेस में इजाफा हुआ है, क्योंकि उनको बेसिक नीड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिनलैंड है, नामीबिया है, कनाडा है, नीदरलैंड है, स्पेन है, ऐसे देश हैं जिन्होंने यूबीआई को लागू किया था। खासतौर पर अलास्का ने एक ऐसे मॉडल को प्रेजेंट किया था अपने देश के अंदर यूबीआई को लागू करने के लिए, जो कि जैसे हम लोग कह सकते हैं कि भारत के अंदर मनरेगा था और मनरेगा पूरे ग्लोबली एक मॉडल के रूप में काम कर रहा था, वैसे ही अलास्का का जो मॉडल है वो भी क्या कर रहा है कि धीरे धीरे सभी देशों को पसंद आ रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ कंडीशन जो है वो अप्लाई कर दी गई है ना। जबकि यूबीआई के लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती है, अनकंडीशनली वो होता है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर आज का। प्रहार बैच जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यूबीआई को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप इसके पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में हैं। मैं अगर अपनी जो है एक राय व्यक्त करना चाहूं तो बेसिकली हमको और रिसर्च करने की इस पे जरूरत है। हम लोग अभी उस पोजीशन में, हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं आए हैं कि यूबीआई को लागू कर दें, तो हम लोगों को पहले इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी। यानी कि वेट एंड वॉच की कंडीशन है कि दूसरे देश जो है इसको किस तरीके से लागू करते हैं और वहां पर क्या फायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं, उस पर रिसर्च करके फिर हम लोग इसको लागू करें। जैसे आप लोगों को पता है कि जीएसटी को लागू करने वाला भारत जो था वो 161वां देश था। हमने लगभग 160 देशों के अंदर इस चीज को देखा और फिर भारत के अंदर इसको अप्लाई किया। फ्रांस इसको लागू करने वाला पहला देश था, लेकिन उसमें भी कई सारे उसको जो है वो लॉस हुए थे। तो भारत ने जीएसटी को जो 2017 में लागू हुआ था उससे पहले 160 देश लागू कर चुके थे, तब जाकर हमने जो है इंडिया में लागू किया था। तो हमको इसी तरह जो है यूबीआई को लागू करना चाहिए, वेट एंड वॉच की कंडीशन होनी चाहिए। देखते हैं क्या रिसर्च होता है आगे। आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इससे बैच से काफी बेनिफिट ले सकते हैं। खास तौर पर लाइव प्रीलिम सेशन जो है वो इसमें कनेक्ट करवाए जाते हैं। आप लोगों को कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोगों को 70% फ्लैट और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और आप अपनी एडवाइस जो है एक राय जरूर कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।